साथियों जैसे आपको मालूम है जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के साथियों 40 सवाल आते हैं, ठीक है, और इसमें साथियों 10 सवाल करंट अफेयर के होंगे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और साथियों मैथ के सवाल होंगे। तो पहला सवाल तो आपकी स्क्रीन पर है, करके संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर आपका जवाब 24 अक्टूबर है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। यूनेस्को की अगर बात करें इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय साथियों पेरिस में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और उसके बाद कहा जा रहा है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, यानी कि कौन से खेल में जीतने पर संतोष ट्रॉफी दी जाती है? तो मैं कहूंगा फुटबॉल के खेल में जीतने पर संतोष ट्रॉफी दी जाती है। जय जवान जय किसान का नारा साथियों किसने दिया था, मुझे बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, इंदिरा गांधी नहीं साथियों, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ही जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। अगला सवाल कह रहे कि भारत में खरीफ की फसल का मौसम है, यानी कि भारत में खरीफ की फसल का मौसम कौन सा है? तो साथियों जुलाई से अक्टूबर है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए करके जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है, तो किसके द्वारा होता है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा देखिए जल द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है और भूमि के द्वारा भी होता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर इन सभी के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कहने के साथियों प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रियम। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये पूछे तो राइबोसोम में होता है, ये आपको बतला देना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को बदलते हैं, तो किस में बदलते हैं साथियों? रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ये आपको याद रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, करेंगे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ साथियों क्या हो सकता है, मुझे बताइए। साथियों यहां पर अगर बात करें देखिए 30 सवाल आपके जो पूछे जाएंगे वो रीजनिंग के होंगे और 30 सवाल साथियों आपके मैथ के पूछे जाएंगे। उसके अलावा जीएस की अगर बात करें या करंट अफेयर की बात करें, इसके पूरे के पूरे 40 सवाल साथियों पूछे जाएंगे। इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में आएंगे। जोड़ों का अर्थ क्या होता है साथियों? इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, मुझे बताइए। तो एनी बेसेंट ने तो किया था लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था। यहां पर लोकमान्य तिलक ने तो किया था लेकिन महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। तो कुल मिला के अगर बात करें एनी बेसेंट ने और लोकमान्य तिलक ने किया था होम रूल लीग का आंदोलन का शुरुआत साथियों, इसलिए आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि गलत कथन को बताइए, इसमें से गलत कथन साथियों कौन सा है। तो विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो तो भंग किया जा सकती है, ठीक है, ये तो सही है। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहे कि गलत कथन बताइए कौन सा है। वह दिवालिया हो जाए तब भी साथियों सदस्यता भंग की जा सकती है। उसकी आयु 30 वर्ष की हो जाए, ऐसा थोड़ी ना 30 वर्ष का जब वो हो जाएगा उसकी सदस्यता भंग कर दी जाएगी। तो कुल मिला के ये गलत हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर, ये कई बार आपसे सवाल पूछा गया है, तो कृष्णा नदी आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। भारत में प्रथम आम चुनाव की अगर बात करें तो ये साथियों कब हुए थे? ये 1952 में हुए थे भारत में प्रथम आम चुनाव। जल राशि यानी कि इनमें से कौन सी जल राशि अर्थात कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं जो पाक जल संधि है ना साथियों, पाक जल संधि, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है, पृथक करती है। ये बात आपको याद रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट बस आपसे इतनी करूंगा कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रेगोर मृदा के नाम से जानी जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसका साथियों काली मिट्टी नाम हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता है लेकिन युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है। ये साथियों ट्रिपल स्टार इस पर लगा लीजिए, बहुत शानदार सवाल है साथियों, बहुत शानदार सवाल। तो उसको साथियों क्या कहा जाता है, उसको शीत युद्ध की स्थिति कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए करके निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो मैं कहूंगा देखिए ये तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा है बताइए। तो मैं कहूंगा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या डीजल होगा या वायु होगा, पेट्रोल होगा या साथियों कोयला होगा, क्या हो सकता है आपका राइट आंसर, मुझे बताइए। देखिए ये अगर यहां पर अगर हम लोग बात करें, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये ऊर्जा का स्रोत है और बहुत पुराने समय से है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पेट्रोल है क्या, तो बिल्कुल साथियों पेट्रोल भी है, ठीक है। डीजल अगर बात करें ऊर्जा का स्रोत है तो ये भी है, लेकिन वायु नहीं है, पवन नहीं है। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला
सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो पाश्चुरीकरण साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? पाश्चुरीकरण आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कह रहे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछे तो राजस्थान आपको बता देना है। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान ही तो था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए जाना जाता है? मुझे बताइए। तो अगर जो पूर्वोत्तर के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ये साथियों झूम कृषि के लिए जाने जाते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि शहर वो कौन सा है जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से साथियों बेंगलुरु को जाना जाता है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है, यानी कि चींटी या मधुमक्खी के काटने पर साथियों उसमें कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो उसमें तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा साथियों फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करके सिक्किम और चीन ये किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा जो नाथुला दर्रा है ना साथियों इसी के माध्यम से सिक्किम और चीन जुड़े हुए हैं, ये आपको याद रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए करके किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो निर्वात में, ठोस में, द्रव में या साथियों गैस में? तो देखिए ध्वनि का वेग जो सबसे ज्यादा होगा ना वो ठोस अवस्था में होगा, ठोस चीज में होगा, इसलिए सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है महाधमनी एवं बाइन निलय में? बिल्कुल साथियों पहला पढ़ा, पहला सही हो गया। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है महाधमनी एवं बाइन निलय में पाया जाता है। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करता है, तो साथियों कौन से कर से, कौन से टैक्स से? मैं कहूंगा गृह टैक्स से साथियों इकट्ठा करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो इनमें से पॉलिथीन, इनकम टैक्स या एक तरीके से अगर बात करते हैं पॉलिस्टाइरीन या वेकेलाइट, क्या आपका सही जवाब होगा साथियों? मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर तो मुझे कोई सही नहीं लग रहा है। देखिए यहां पर अगर बात करें, क्योंकि प्लास्टिक बहुलक एक तरीके से अगर बात करें तो इनकम टैक्स ये यहां पर ये कैसी चीज आ गई, क्योंकि पॉलिथीन जो है ये भी प्लास्टिक बहुलक है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों जो पॉलिस्टाइरीन है ये भी है, बेकेलाइट ये भी है, लेकिन ये टैक्स टाइप का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है साथियों? मुझे बताइए। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो चिपको आंदोलन का आरंभ तो साथियों उत्तराखंड से हुआ था। कहां से हुआ था? उत्तराखंड से हुआ था। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, करके निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? तो साथियों किसकी बात चल रही है? आपको मालूम होना चाहिए। हैजा आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जीवाणु द्वारा साथियों ये उत्पन्न होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? जो बैंक नोट का प्रेस है, ठीक है, तो वो साथियों कहां पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं वो तो देवास में स्थित है। कहां पर? देवास में स्थित है। उसके बाद देखिए गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो किस पुस्तक में साथियों किया गया है? दशम ग्रंथ में किया गया है, दशम ग्रंथ में किया गया है, तो ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र साथियों टॉमस जेफरसन के द्वारा तैयार किया गया था। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए करके शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो जो शरीर में ध्वनि यंत्र होता है साथियों इसको लैरिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैरिक्स कहा जाता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व किस इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्वागत हुआ था? तो किसका साथियों स्वागत हुआ था? इब्न बतूता का स्वागत हुआ था,
आपके एग्जाम में कई बार साथियों लैंग्वेज बदल बदल के सवाल पूछा जा चुका है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। और प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह कौन सा था मुझे बताइए। तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आए साथियों तो स्पुतनिक प्रथम आपको बता देना है, क्योंकि प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह कौन सा था तो स्पुतनिक फर्स्ट था। उसके बाद देखिए कह रहे भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करते हैं तो कंचनजंगा है। क्या है साथियों, कंचनजंगा है। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद देखिए कह रहे सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया। तो किसका गठन किया गया साथियों, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। यह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है बताइए। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर की अगर बात करें तो ये कहां पर स्थित है आपको मालूम होना चाहिए, केरल में स्थित है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए 40 सवाल तो आपके जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के आएंगे, लेकिन 10 एक्स्ट्रा सातों सवाल मैं आपके लिए लाया हूं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा। चलिए यहां पर अगर बात करें करके निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है तो किसकी बात चल रही है साथियों, देखकर मुझे बताइए राइट आंसर क्या है। तो आयोडीन आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि अधातु तत्व आयोडीन है एक, और इसमें धात्विक चमक होती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि आधात्विक खनिज का इसमें से कौन सा उदाहरण है। तो आधात्विक खनिज इसमें से क्या है, तो मैं कहूंगा मैग्नीज है। क्या है साथियों, मैग्नीज है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है बताइए। तो सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण आपसे पूछा जा रहा है नाभिकीय संलयन है। क्या है साथियों, नाभिकीय संलयन है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सात्विक लोकतंत्रात्मक सरकार के 3 अंग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो क्या कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका होती है। मैं कहूंगा हाँ, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार। ये सातों आपका जो होगा वो सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, कार्यपालिका, विधायिका और सातों न्यायपालिका। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहा जाता है। तो साथियों ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। क्या साथियों, ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो किस आंदोलन में दी गई थी, ये आपको यहां पर बताना है। तो जो बारदोली आंदोलन था साथियों ना, इसका एक तरीके से इस आंदोलन के बाद ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल कह रहे कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका त्वरण भी दोगुना हो जाता है या उसका संवेग दोगुना हो जाता है। तो मैं कहूंगा उसका संवेग दोगुना हो जाता है जब मात्रा स्थिर रखी जाती है, और जब किसी पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो साथों उसका संवेग दोगुना हो जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि हाल ही में कहां हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, लंदन आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि लंदन में एक नीलामी हुई है। इसमें मराठा योद्धा रघुजी भोसले के प्रथम की जो तलवार है साथियों, इसको खरीदा गया है लंदन में। उसके बाद देखिए कह रहे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल पर पुस्तक का विमोचन किया है। तो साथियों अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश आपका जवाब हो जाएगा। राइट आंसर, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पर पुस्तक का विमोचन किया है किसने, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे मुंबई पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। तो मैं कह सकता हूं किसको किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका नाम है देवेन भारती, और देवेन भारती को ही मुंबई पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए ब्लूमबर्ग द्वारा 2025 तक एशिया के टॉप 10 में सबसे धनी व्यक्तियों में से साथियों कौन शामिल हैं, कौन है। तो अंबानी साहब यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ब्लूमबर्ग के द्वारा 2025 तक एशिया के टॉप 10 सबसे धनी व्यक्तियों में कौन शीर्ष पर रहे हैं, अंबानी साहब साथियों शीर्ष पर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके यहां पर से आपके सामने से गुजरेंगे, बहुत तेजी के साथियों सामने से आपके ये क्वेश्चंस गुजरेंगे। तो इन सभी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आपको करते जाना। पहला सवाल जो पूछा जा रहा है, कहने कि ये जो आकृति आपको दिख रही ना, ये आकृति कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रही है। ऑप्शन नंबर ए में, बी में या साथियों सी में, मुझे बताइए। देखिए यहां पर कोई ऐसी लाइन नहीं गई है, ठीक है, ये तो गई है लेकिन फिर ये ऐसी गई है, ठीक है, लेकिन कोई फिर ऐसी नहीं गई जैसे यहां पर है ये ना, तो ये ऐसी नहीं गई, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। इसको हम कट कर देते, यहां पर भी ये भी नहीं हो सकता आंसर, ठीक है ना।
उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, एक ये लाइन गई है कही गई है, एक ये लाइन गई है और एक ये लाइन गई है, और फिर ये पूरा वर्ग आपका बन जाएगा। तो मैं कहूंगा कि आपका जवाब जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर टी के साथ है। तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और मुझे बतला दीजिए आपका जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगा हुआ है ये हमें मालूम करना होगा। कहा जा रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में TWOTOWARD को 962147 लिखा जाता है, ठीक है। WANTED को 213957 लिखा जाता है, ठीक है। तो कह रहे कि उसी कोड भाषा में वारंट को साथियों क्या लिखा जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए देखिए, अगर कभी भी आपको ऐसा सवाल दे, बहुत ढेर सारे लेटर हो, उनका कोड लिखा हो, फिर यहाँ पर भी ऐसा हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि डब्लू है, यहाँ पर डब्लू है, तो डब्लू का कोड देखिए क्या होता है। डब्लू का कोड साथियों 2 1 होता है। WA का कोड 2 1 होता है, तो यहाँ पर 2 1 आ जाएगा। अच्छा, ऑप्शन में भी हर जगह 2 1 लिखा हुआ है। अच्छा, आर का कोड देखिए क्या होता है। आर का कोड साथियों 4 है, तो यहाँ पर 4 4 आ जाएगा। तो 4 4 एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ANT का कोड देखिए साथियों, आपका ANT ये हो जाएगा, ANT का 139 हो जाएगा, 139। तो मैं कहूंगा 139 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। साथियों लॉजिक को आप लोग पहचाना करिए, लॉजिक अगर आपकी समझ में आ गया तो फिर सवाल में साथियों कुछ रह नहीं जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जैसे चींटी का संबंध बाबी से है, ठीक है, बत्तख का संबंध तालाब से है, तो उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे होगा, मान से, अस्तबल से, छत्ते से या कुत्ता घर से। देखिए जो चींटी होती है पता कहाँ रहती है, बाबी में रहती है। बत्तख कहाँ रहती है, तालाब में रहती है। उसी प्रकार घोड़ा कहाँ रहता है, तो वो तो अस्तबल में रहता है। इसलिए अस्तबल आपके इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट आपसे इतनी करता हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है देखिए NRT के बाद यहाँ पर MQS आ गया है, उसके बाद LPR आ गया है, उसके बाद KOQ आ गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि उसके बाद नेक्स्ट 3 लेटर्स कौन से होंगे। देखिए N आता है 14 पर, M आता है 13 पर, M के बाद L आया है, यानी कि 1 कम हुआ है। L में 1 कम करोगे तो K होगा, तो K में 1 कम करोगे साथियों J हो जाएगा। J एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। R 18 पर होता है, R से पहले Q आता है, Q से पहले P आता है, P से पहले O आता है, O से पहले साथियों N आता है। तो J N कहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ है। T की अगर बात करें, T से पहले S आता है, S से पहले R आता है, R से पहले Q आता है और Q से पहले साथियों P आता है। तो JNP आंसर नंबर ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ है और ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा आपसे जा रहे हैं कि 5 सहकर्मी जॉय, एरोन, बेन, कलोई, डैनियल एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 5 लोग हैं साथियों, 1 2 3 4 और एक साथियों 5, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहा जा रहा है कि जॉय जो है, जॉय एरोन के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो एरोन मान लीजिए कहीं पर भी आप बैठा दीजिए, मान लीजिए एरोन को साथियों यहां पर आपने बैठा दिया, तो एरोन का देखिए सभी का मुख किस तरफ है, केंद्र की ओर है, यानी कि इस तरफ है। तो एरोन का बायां क्या होगा, एरोन का बायां साथियों यही तो होगा। तो इधर को साथियों कौन बैठी है, जॉय बैठी है। उसके बाद कहने के जॉय के बगल में बैठी है कलोई, तो यहां पर साथियों बगल में, जॉय के बगल में कौन बैठाया जाएगा, साथियों कलोई बैठ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि डैनियल एरोन के ठीक दाएं बैठा है। तो एरोन का दायां किधर होगा, अगर एरोन हम यहाँ, एरोन ये है, एरोन का दायां किधर हो जाएगा, इधर ही तो हो जाएगा, यानी कि डेनियल जो है ना वो यहाँ पर बैठ जाएंगी, डेनियल जी। उसके बाद कह रहे हैं कि जॉय के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, जॉय के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, जॉय के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, जॉय इधर बैठा है। जॉय के बाईं ओर साथियों तो कौन बैठा है, कलोई बैठी है। तो मैं कहूंगा कलोई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 5 लोग थे, चारों के नाम आपने लिख दिए हैं। एक कौन बचा है साथियों, एक कौन बचा है, बेन बची है, तो बेन यहां पर बैठेंगी, ठीक है। तो आपका जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे के 2673 है, ठीक है। उसके बाद 891 है और फिर 297 हो गया, फिर 99 हो गया और फिर यहाँ पर क्या आएगा और उसके बाद 11 आना चाहिए। कुल मिला के आपसे ये कहा जा रहा है। देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें 2673 से ये 891 आखिर हुआ कैसे है, और उसके बाद 297 कैसे हुआ है, और उसके बाद 99 कैसे हुआ है, और फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, और ये सातों 11 कैसे हो गया। तो ये चीजें सातों आपको यहाँ पर बताना है। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। देखिए
यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पर मुझे एक काम अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए अगर ये हम 297 से 99 पता कैसे आया, अगर हम इसकी 3 से भाग करा दें, 297 की हम 3 से भाग करा दें, कैसे 297 की अगर 3 से भाग कराए, 3 निम 27, 2 जाएगा 3 निम 27, तो ये आ गया। अगर हम साथियों इसकी भी 3 से एक तरीके से भाग करा दें, 891 की 3 से भाग करा दें, 3 दूना 6, 2 जाएगा 29 हो जाएगा, 3 निम 27, 2 जाएगा 3 सत्ते 21, देखिए तो मैं कहूंगा इसकी भी 3 से ही भाग कराई गई होगी। एक बार इसको भी हम देख लेते, 2673 के 3 से भाग कराएं तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, और 2 जाएगा 3 निम 27, 3 एकम, देखिए वही 891 आ गया। तो इसकी 3 से भाग कराओगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9 यानी कि 33 आ जाएगा। और 33 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए वाले में भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, अब कथन और निष्कर्ष वाला सवाल साथियों यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। इस कथन और निष्कर्ष वाले सवाल को देख लीजिए और बता दीजिए मुझे सही जवाब आपका क्या होगा। जो जो कहा जा रहा है उसको देखिए, पहले कथन में कहा जा रहा है और निष्कर्ष में क्या कहा जा रहा है करके, कुछ एच आर है, तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए, ये एच हो गए, और कुछ एच आर है यानी कि इतने एच क्या हो गए साथियों, इतने एच आर हो गए करके, कोई पी एच नहीं है, कोई पी, ठीक है मान लीजिए पी हो गया करके, कोई पी जो है वो एच नहीं है, तो कोई एच भी पी नहीं हो सकता, और कुछ आर भी पी नहीं हो सकते, ये वाले इतने आर पी नहीं हो सकते। अब निष्कर्ष को देखिए और मुझे बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। कह रहे कि कुछ पी एच हैं, कुछ पी एच, अरे भाई कह रहे हैं यहां पर कह रहे हैं कि कोई पी एच नहीं है, कोई एच पी नहीं है, तो यहां पर कह रहे हैं कि कुछ पी एच है, कैसे ये हो सकता है, गलत हो जाएगा। कुछ आर पी नहीं है, कुछ आर पी नहीं, बिल्कुल इतने आर जो होंगे ना वो पी नहीं होंगे, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि 0 आ गया सबसे पहले, उसके बाद साथियों 1 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद 14 आ गया, और उसके बाद 30 आ गया, और कह रहे कि अगला नंबर यहां पर क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए अगर हम साथियों 1 से 5 पर जाएं तो कितना बढ़ रहा है साथियों? 4 बढ़ रहा है। यहां पर कितना बढ़ रहा है साथियों? यहां पर आपका 9 बढ़ रहा है, और यहां पर कितना बढ़ रहा है? 16 बढ़ रहा है। यहां पर अगर बात करें कितना बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं 1 बढ़ रहा है। अब आप देखिए साथियों यहां पर अगर हम बात करें, आप देखिए ये है 2 का स्क्वायर, ये 4, ये है 3 का स्क्वायर, और ये है 4 का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर मान लीजिए, तो अब यहां पर क्या आएगा? 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहां पर साथियों 25 आ जाना चाहिए। तो 30 और 25 कितने होते हैं साथियों? 55 होते हैं। तो 55 अगर ऑप्शन में लिखा है तो हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल साथियों 55 हमारे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही है। साथियों दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद कौन सा आएगा? देखिए एलईटी यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी एलडीटी, यहां पर एलईएस है, टी बाद में आता है, एस पहले आता है, ये बाद में आएगा। तो 5 नंबर साथियों सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद एलईटी, अब देखिए एच पहले आएगा, ये टी या एच, अब यहां पर भी एच है, तो एच ए लिखा हुआ है, एच ए आर लिखा हुआ है, एच ए एल लिखा हुआ है, मैं कहूंगा एल पहले आएगा, ये वाला तो 4 पहले आएगा, और उसके बाद साथियों आपका ये वाला आएगा, 2 वाला आएगा, तो 5, ठीक है। अच्छा यहां पर एलईटी, अब यहां पर तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो उससे पहले आना चाहिए ना, एक सेकंड गलती हो गई यहां पर, ठीक है। 5 वाला आपने लिख लिया, अब उसके बाद साथू ये आएगा, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, यानी कि ये 1 आ गया, और उसके बाद साथू आपका आएगा 4 वाला, ठीक है, एलईटी, फिर यहां पर ई आ गया, टी के बाद, ठीक है। तो 5 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद साथों ये 2 वाला आएगा, और उसके बाद साथों 3 वाला आएगा। तो कुल 514 23 ऐसे करके नंबर कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा नंबर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है। अब देखिए इस सवाल को, ये सवाल एक सवाल ऐसा आपके एग्जाम में आएगा जरूर, और आपको बताने कैसे क्या होगा। देखिए GHIJK खाली जगह, उसके बाद फिर IJKG खाली जगह, IJK फिर खाली जगह, फिर HIJK GHIJ फिर खाली जगह। आपको बताना है 1 2 3 4 यहां पर कितने कौन कौन से लेटर्स आएंगे, क्या ये वाले लेटर्स आएंगे, क्या ये वाले, क्या ये वाले, या ये वाले, आपको इतनी सी बात बताना है। इस टाइप का सवाल हम जो करते हैं वो हमेशा एक तरीके से करते हैं, सबको पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि साथियों 24 हैं। कितने हैं साथियों? 24 हैं।
24 है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम साथियों यहाँ पर 6 का पेयर बनाए, ठीक है, 6 का पेयर बनाने पर कुछ हो सकता है, GHIJK, ठीक है, और फिर यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, 6 का 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये अलग हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, और 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया। आप देखो शुरू में KGHI आ रहा है, क्या यहाँ पर KGHI आ रहा है? नहीं, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, तो ये हमारा साथियों तरीका क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, ये नहीं हो सकता। अगर साथियों हम क्या 5 का लें, एक बार 5 का लेकर देखिए, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, और 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, और 1 2 3 4 ये 4 हो रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पर अगर बात करें GHIJK, ठीक है, उसके बाद अगर यहां पर भी हम G बना दें और GI, ठीक है, यहां पर फिर क्या हो जाएगा साथियों, G थोड़ी ना बनेगा, ठीक है, G नहीं यहां पर बनेगा, एक सेकेंड, यहाँ पर तो साथियों वो चीज नहीं बन रही है जो हम चाह रहे हैं। अच्छा, एक काम आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए IJK लिखा है, और यहाँ पर भी IJK लिखा है, IJK से पहले H आया है, ठीक है, और यहाँ पर भी साथियों देखिए IJK से पहले H आया है, तो यहाँ पर IJK से पहले H आ जाएगा, ठीक है, आ गया। यहाँ पर भी IJK से पहले क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर H आ गया है, HIJK। अब देखिए HIJK से पहले G आया है, और HIJK से पहले यहाँ पर तो G नहीं आया है, ठीक, यहाँ पर आया है HIJK से पहले G, तो यहाँ पर भी साथियों G आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए HIJ के बाद क्या आया है, HIJ के बाद K आया है, ठीक है, और यहाँ पर भी K आया है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर भी साथियों क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो कुल मिला के डबल H है और G है और K है, ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो सी में लिखा हुआ है यानी कि सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है साथियों, अब यहां पर आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। इन सभी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। यानी कि ए और बी दोनों 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं, मतलब एक घड़ी 5,000 रुपए की दर से बेचते हैं। उसके बाद करेंगे ए जो है ना, ए ये 25% का लाभ अर्जित करता है, जबकि बी 10% की हानि होती है उसको। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, तो ए और बी के क्रय मूल्य मुझे बताइए क्या होगा। देखिए चलिए, तो इस सवाल को साथियों फिर से मैं आपको बतला देता हूं, शुरू से बतला देता हूं। कह रहे कि ए और बी दोनों 5,000 रुपए की घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं, यानी कि ए भी 5,000 रुपए की बेचता है और बी भी 5,000 रुपए की बेचता है। कह रहे हैं कि ए 25% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि जब ए अपनी घड़ी 5,000 रुपए की बेचता है तो ये ए 25% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि ये अपनी घड़ी 125% में बेचता है, तो 25% का इसको लाभ होगा और 100% तो इसकी लागत थी, ठीक है, तो 5,000 रुपए की बिक पाती। तो साथियों इसका आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, इसका आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, 5,000 बटे अगर इसके नीचे 125 कर दोगे तो ये 1% की वैल्यू आ गई। इसकी 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से इसको गुणा कर दोगे, 25 चौक और 25 पंजे आ गया, इसको कट करोगे साथियों 1,000 यहां पर आ जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं 4,000 रुपए आ गया। क्या आ गया साथियों, 4,000 रुपए यहां पर आ गया, ए का क्रय मूल्य आ गया। उसके बाद बी की अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं तो कह रहे कि जब बी 10% की हानि होती है, यानी कि जब ये 5,000 रुपए में अपनी घड़ी को बेचता है ना तो इसको 10% की हानि होती है, यानी कि ये 90% में अपनी घड़ी बेचेगा। तो इसका 100% निकालो जरा, जब साथियों यहां पर 90 नीचे ले आएंगे तो ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। 100 से गुणा करा लो, 100% की वैल्यू निकल आ जाएगी। तो कुल मिला के अगर बात करें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहां पर। अब देखिए, अब मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, एक सेकंड रुकिए। देखिए अब हमें से पूछा आखिर क्या गया था, हमसे पूछा आखिर ये गया था क्या कि ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो ए की अगर बात करें, ए कितना है सातु 4,000 रुपए है, और बी कितना है सातु, बी यहां पर 100 गुणा 500 और बटे सातु 9 निकल कर आए, तो ये ए का अनुपात हो जाएगा,
ठीक है, और ये सातों बी का अनुपात हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करा लीजिए, अनुपात लगा है तो सातों इसकी गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि 9 चौक कितने हो जाएंगे सातों 36,000 हो जाएंगे। और इसकी अगर गुणा करते हैं तो ये सातों 50,000 आपके हो जाएंगे। 50,000 हो गए ना, 3 जीरो ये और 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या सातों 36:50 बचा है। जरा 2 से अगर कट करें तो 18:25 आ जाएगा। तो यही तो ए और बी का साथियों क्रय मूल्य का अनुपात होगा। तो 18:25 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो जिनका भी आंसर साथियों यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ था तो बिल्कुल सही था। अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2,000 रुपए है। 20% और x% की दो क्रमिक छूटें देने के बाद कुर्सी 1,400 रुपए में बेची जाती है। तो x का मान कितना, यानी कि ये जो दूसरी छूट दी गई ना, कितने प्रतिशत की छूट दी गई, 10% की, 25 की, 12.5 की या 20% की छूट दी गई। देखिए 2,000 रुपए की ये वस्तु है, 1% की छूट दी जाती है, यानी कि ये 20% की छूट दी जाती है तो इसको 80% में बेचा जाएगा। उसके बाद x% की छूट दी जाती है। देखिए आपने देखा होगा, मैं जब 20% की छूट दी गई तो हमने 100 माइनस 20 लिखा, तभी तो ये 80% आया। अब x% की छूट दी गई तो हम साथियों 100 माइनस x लिखेंगे बटे 100 लिखेंगे। तो दो छूटे देने के बाद ये कितने रुपए की बिकती है साथियों, 1,400 रुपए की बिकती है। तो यहां से साथियों आपको x का मान निकाल लेना है। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। और यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, यानी कि यहां पर 1,600 आ जाएंगे। 1,600 आ जाएंगे गुणा साथियों 100 माइनस x बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा, बराबर साथियों आपका 1,400 यहां पर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां पर अगर बात करते, अब आप कैलकुलेशन करा लीजिए। देखिए बराबर है तो इसकी कैलकुलेशन उधर हो जाएगी और इसकी कैलकुलेशन नीचे हो जाएगी, यानी कि 100 माइनस x बराबर क्या बचेगा, 1,400 और गुणा 100 यहां पर आ जाएगा ये वाला, और नीचे क्या आ जाएगा साथियों आपका 1,600 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आपके ये कैंसिल हो जाएंगे, और 2 से अगर कट करें तो साथियों ये 700 आ जाएगा और 8 यहां पर आ जाएगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए आगे आगे क्या होता है, एक सेकेंड, आगे अगर बात करें आगे क्या होता है ये एक बार मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। अब यहां पर क्या आपका आ चुका है साथियों, ये आपका आ चुका है 100 माइनस x बराबर क्या आ गया, बराबर साथियों ये आ गया है, ठीक है। 700 बटे 8 ये आ चुका है। अब देखिए 8 की गुणा 100 से होगी तो यहाँ पर 800 आ जाएगा, माइनस 8x आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए ये 8x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 800 ये माइनस का 700 इधर आ जाएगा तो 100 बचेगा, ठीक है। 100 बचेगा साथियों, 800 में से 700 जाएगा, 100 बचेगा। तो कुल मिला के x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 100 बटे 8 आ जाएगा। तो जरा 100 बटे 8 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना बच रहेगा देखिए जरा, ठीक है। 8 एकम 8 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, 2 बचेगा 20 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, यानी कि x का जो मान निकला वो 12.5% निकला है। तो यहाँ पर दो छूटें दी गई हैं साथियों, दूसरी छूट जो निकली है वो 12.5% निकली है, और 12.5% साथियों कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की औसत आयु 26 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 29 वर्ष, 24 वर्ष, 28 वर्ष और 22 वर्ष, इनका औसत आयु आपको बताना है। तो कुछ नहीं, इनको जोड़ दो और 7 से भाग दो, आंसर आपका निकल आएगा। तो 26 प्लस 25 प्लस 21 प्लस 29 प्लस आपका 24 प्लस 28 प्लस 22, कितने लोग हैं, टोटल 7 लोग हैं। तो 7 से इनको भाग दे दो, औसत आपकी निकल जाएगी। औसत आयु 2 और 8 10 हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा, 14 और 9 कितना हो जाएगा, ठीक है। 14 और 9 आपका 23 हो जाएगा, 23 और 1 आपका 24 हो जाएगा, 24 29 हो जाएगा, 29 और 35 हो जाएगा, यानी कि 35 का 5 हाथ से लगा 3, 3 और 2 5 हो गया, 2 7 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 यहाँ पर आ जाएगा। इसको 7 से भाग दे दो, 7 दूना 14 हो गया, 5 3 बचेगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, यानी कि 25 आपकी क्या आ जाएगी, 25 वर्ष इनकी औसत आयु आ जाएगी। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, एक आध सवाल और बाकी है साथियों, बस एंड करेंगे उसके बाद क्लास को। यहाँ पर 7 प्लस 33 है गुणा 44 भाग, ये भाग होगा 44 भाग 2 है गुणा 5 है, इसका मान आपको निकालना है। देखिए इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 5 गुणा 5 तो 25 निकल कर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर साथियों 22 निकल कर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे साथियों यहाँ पर 40 निकल कर आ जाएगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए 4 की गुणा इससे करेंगे तो साथियों 8 और 0 आ गया। अब 25 की गुणा करा लीजिए, यानी कि 88 की गुणा साथियों आपको 85 से कराना है,
ठीक है, कितना हो जाएगा साथियों, 200 इधर हो जाएगा, 200 आपका इधर हो जाएगा, 0 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, एक 0 और लग जाएगा ये वाला। तो 22,000 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 22,000 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अगला सवाल, और ये आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है, इसलिए बहुत ध्यान से साथियों आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा कि राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय, एक महीने का, ठीक है, मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए 1100 रुपए है, ठीक है, अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपए और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपए है। यदि कुल वार्षिक बचत उसकी 1300 रुपए थी, तो सपना की औसत मासिक आय कितनी है, मुझे बताइए। देखिए, एक वर्ष में टोटल 12 महीने होते हैं, तो सपना का जो औसत मासिक व्यय है, खर्च है उसका, शुरू के जो 3 महीने हैं यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 महीनों में उसका, ठीक है, व्यय कितना है, खर्च कितना है, 1100 रुपए है, ठीक है ना। चलिए प्लस कर दिया। अगले 5 महीने के लिए, अगले 5 महीने के लिए उसका जो खर्च है साथियों वो 1000 रुपए है, ठीक है, 1000 रुपए हो गया। और साथियों अंतिम, अब कितने महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं, 5 महीने ये, 3 महीने, 8 महीने ये हो गए, 4 महीने बचे हैं, तो अगले 4 महीने के लिए उसका खर्च जो है वो साथियों 1200 रुपए है। तो ये क्या आ गया, ये तो उसका साथियों खर्च आ गया, ये उसका खर्च आ गया, कहने के उसकी आय बताना है आपको, महीने की आय बताना है, ठीक है, ये उसका खर्च आ गया। अब देखिए, अब यहां पर उसकी बचत है, ठीक है, बचत यहां पर कितनी दे रखी है, बचत यहां पर अगर बात करें उसकी आपको 1300 रुपए बचत दे रखी है। अच्छा, आय आपसे पूछी जा रही, अगर इन सब को आप कैलकुलेट कर दोगे तो उसकी 1 साल की आय निकल आ जाएगी। और आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। अरे भाई, जो आप खर्च करोगे वो और जो बचाओगे वही तो, उसी का योग तो आय होगा। तो इसको जरा कैलकुलेट करा लीजिए आप। 11 33 यानी कि साथियों 3300 ये आ जाएगा, और ये 5000 आपका आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका 12 चौक 48, 4800 यहाँ पर आ जाएगा। इनको जब आप कैलकुलेट करोगे, जोड़ोगे और ये भी जोड़ दोगे, बचत भी जोड़ दोगे, तो ये उसके बराबर, किसके बराबर हो जाएगी, आय के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना, आय के बराबर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो आय निकालने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए, अगर हम साथियों इसको जोड़ ले, ठीक है, फटाफट इसको जोड़ ले, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, 3300 प्लस 5000 हो गया, और साथियों कितना हो गया, 4800 हो गया। ये तो ये क्या निकल आई, ये साथियों निकल आई 13,100 रुपए, ये उसका खर्च निकल आया। बचत कितनी है, बचत यहाँ पर सवाल में दे रखी 1300 है, तो इसमें साथियों 1300 बचत एक बार जोड़ो, 1300 साथियों जब आप बचत इसमें जोड़ोगे तो ये कितनी निकल आएगी आपकी, ये निकल आ जाएगी, एक सेकेंड, आपकी ये जो निकल आ जाएगी साथियों 14,400 निकल आ जाएगी, 14,400 निकल आ जाएगी। ये 12 महीने की उसकी आय है, लेकिन यहाँ पर मासिक की, 1 महीने की पूछ रहे हैं, तो 12 से भाग दे दो, 12 से भाग दोगे साथियों तो 1200 साथियों उसकी आय निकल आ जाएगी, जो कि 1 माह की होगी। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।